This conference will now be recorded. So, good afternoon. There was a technical problem, so we are delay about 5 minutes. आज हम चरक संहिता सिद्धि स्थान का तृतीय अध्याय देखने जा रहे हैं। नाम है बस्ती सूत्रीय सिद्धि अध्याय। हमने कल्पना सिद्धि अध्याय देखा, उसके बाद में पंचकर्मीय सिद्धि अध्याय देखा और पंचकर्मीय सिद्धि अध्याय के कंटिन्यूएशन में हम आज बस्ती सूत्रीय अध्याय देखने जा रहे हैं। तो अर्हता अनर्हता और अनर्ह रुग्णों को अगर हमने वह पंचकर्म प्रोसीजर किया तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये सब हमने विस्तार से जाना है। और इसलिए रुग्ण का परीक्षण करके ही, अनर्हता अर्हता देख के ही हमने पंचकर्म प्रोसीजर का एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए, ये हमने जाना पंचकर्मीय सिद्धि अध्याय। अभी तृतीय अध्याय जो है वो टोटली डेडिकेटेड है बस्ती विधि के लिए, और इसीलिए अध्याय का नामकरण जो है वो बस्ती सूत्रीय अध्याय इस प्रकार से। बस्ती सूत्रीय अध्याय में विशेषतः हमें ये पता चलता है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स, हम ये कहेंगे उसको, रिगार्डिंग बस्ती। तो बस्ती देते हुए या बस्ती कर्म करते हुए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उसके सारे डिटेल्स हमें बिल्कुल मेथोडोलॉजिकली, साइंटिफिकली इस अध्याय में मिलते हैं। तो उसके और हम आज जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको अगर कुछ आशंकाएं हैं तो कृपया वो चैट बॉक्स में डालते जाइए। फिर लास्ट में हम 10 मिनट आपकी शंकाओं का निरसन करने का प्रयास करेंगे। तो बस्ती सूत्रीय अध्याय हम देख रहे हैं। अथा तो बस्ती सूत्रियाम सिद्धिम व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवान अत्रेया। तो चक्रपाणि दत्त टीका के साथ, यानी आयुर्वेद दीपिका टीका के साथ हम चरक संहिता देख रहे हैं। हालांकि हम पूरी टीका विस्तार से नहीं देख पा रहे हैं, जहां आवश्यक है वही संदर्भ हम देख रहे हैं। तो वहां चक्रपाणि दत्त क्लियर करते हैं, पूर्वाध्याये वमनादि प्रवृत्ति विषयादिकम अभिधाय कल्पना सिद्धि ही युक्त बस्ती कल्पनायाः प्रपंचेन अभिधानार्थम बस्ती सूत्रीया सिद्धि ही उच्यते। बस्तेः इति कर्तव्यता अभिधायकम सूत्रम अधिकृत्य कृता सिद्धि बस्ती सूत्रीय सिद्धि। तो पूर्वाध्याय में जो वमनादि की प्रवृत्ति आदि विषयों का विस्तार से चर्चा की गई है, तो उसको आगे बढ़ाते हुए इस अध्याय में बस्ती कल्पना का विस्तार से विवेचन किया जा रहा है। तो जैसे इस अध्याय में हम बस्ती की चर्चा कर रहे हैं, तो कल्पना सिद्धि अध्याय में भी बस्ती कल्पना का उल्लेख हुआ है या उसके बारे में थोड़ा बहुत मार्गदर्शन आया है। लेकिन यहाँ बस्तेः इति कर्तव्यता अभिधायक, तो उसका अप्लाइड एस्पेक्ट बस्ती का और विस्तार से बताने के लिए बस्ती सूत्रीय अध्याय स्वतंत्र वर्णन किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हमें चक्रपाणि दत्त समझाते हैं कि यह पुनरुक्ति नहीं है, अपितु बस्ती कर्म को बताने वाले सूत्र को मुख्य मानकर जो अध्याय लिखा गया है उसे बस्ती सूत्रीय अध्याय कहते हैं। यानी सूत्र रूप से यहाँ पे बस्ती का वर्णन है, या बस्ती कल्पना जो कल्पना सिद्धि अध्याय यानी प्रथम अध्याय जो सिद्धि स्थान का है उसमें वर्णन की हुई है, तो उसी सूत्र को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे विस्तार से उसका कथन किया जा रहा है। आगे ये 10 प्रश्न है। तो आपको पता है सत्शिष्य कौन है? अग्निवेश। तो अग्निवेश अपने गुरु भगवान पुनर्वसु अत्रेय से ये प्रश्न पूछ रहे। कृतक्षणं शैलवरस्य रम्ये स्थितं धनेशायतनस्य पार्श्वे महर्षि संगैः वृतम अग्निवेशाः पुनर्वसु प्रांजलिः अन्वपृच्छत्। तो ये सारा वर्णन जो है वह भगवान पुनर्वसु अत्रेय की
विशेषताओं का वर्णन करते हुए और किस प्रदेश में ये चर्चा चल रही है उसका भी थोड़ा बहुत वर्णन यहाँ पे मिलता है। तो इन श्लोक का अर्थ हम देखते हैं कि धन के ईश धनेशाय, तो धन के ईश कौन है? कुबेर भगवान। तो कुबेर के आयतन पर यानी कुबेर के घर पर, मतलब हिमालय के पार्श्व में एक सुंदर प्रदेश है और उसी सुंदर भाग में महर्षि जो है यानी भगवान पुनर्वसु अत्रेय, वह समुदाय द्वारा घिरे हुए अपने नित्य नैमित्तिक जो कर्म है वह खत्म करके निवृत्त होकर सुखपूर्वक बैठे थे। यह चित्र तो आप जो स्लाइड में देख रहे हैं वो इमेजिनरी है, इंटरनेट पे से लिया है, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति होगी। और वह भगवान पुनर्वसु अत्रेय से शिष्य अग्निवेश अपने दोनों हाथों को जोड़कर यानी प्रणाम करके बहुत ही विनम्रता से पूछते हैं, प्रांजलि ही अन्वपृच्छत। तो यहाँ से वो प्रश्न चालू होते हैं बस्ती के विषय में। तो पहला प्रश्न है, बस्ती ही नरेभ्याः किम अपेक्षित दत्ताः। तो किन बातों का विचार करके दी गई बस्ती जो है वो सिद्धिमान, किम अयम, ठीक है। तो सिद्धिमान, यहाँ तक पहला प्रश्न। तो किन किन बातों का विचार करके दी गई बस्ती जो है वो सफल होती है, सिद्धिमान, ठीक है, यानी सिद्ध होती है, यशस्वी होती है, फलदायी होती है। किम अयम अस्य नेत्रम, तो बस्ती नेत्र जो है यानी जिसे हम आज की भाषा में नोजल कहेंगे, जो पार्ट रुग्ण के या व्यक्ति के शरीर में एनल कैनाल में इंसर्ट करते हैं उसे बस्ती नेत्र कहा जाता है। तो बस्ती नेत्र जो है वो किसका होना चाहिए यानी किस धातु का बना होना चाहिए, ये दूसरा प्रश्न। आगे है किम दृक् प्रमाण आकृति, यानी उसका प्रमाण यानी बस्ती नेत्र का जो प्रमाण है, वह प्रमाण यानी क्या है? उसका यानी मोजमाप मराठी में हम कहेंगे, यानी उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है। और आगे बताया है आकृति यानी उसका आकार कैसा होना चाहिए, और आगे बताया है केभ्यश्चा यानी उसके गुण, किम गुणम, उसके गुण कौन से होने चाहिए। अभी आगे बताया है केभ्यश्चाह किम योनि गुणश्च बस्ती, यानी किस योनि के, यानी ये जो योनि यानी यहाँ पे अपेक्षित है किन प्राणियों के बस्ती का उपयोग बस्ती पुटक बनाने के लिए करना चाहिए। बस्ती पुटक क्या है? जहाँ पे बस्ती द्रव्य स्टोर किया जाता है या भरा जाता है, इसके डिटेल्स हम आगे देखने वाले हैं। तो आज जैसा एनिमा पॉट यूज होता है वैसा उस वक्त नहीं होता है, हालांकि आज भी वहाँ प्लास्टिक बैग अच्छी क्वालिटी का यूज किया जाता है, ठीक है, एज अ बस्ती पुटक। तो बस्ती पुटक के बारे में यहाँ पे किन प्राणियों के बस्ती के योजना बस्ती पुटक जैसी करनी चाहिए, ये चौथा प्रश्न है, ठीक है। आगे है निरूह कल्पाः प्रणिधान मात्रा, निरूह बस्ती की जो प्रणिधान, तो उसमें स्नेहस्य का व शयने विधि का, यानी निरूह कल्प जो है यानी निरूह बस्ती की रेसिपी जो है वो कैसे की जाती है या कैसे बनाई जाती है। आगे छठा प्रश्न है मात्रा के बारे में है। देखिए प्रणिधान मात्रा, कल्पाः यानी वो रेसिपी कैसे बनानी चाहिए, प्रणिधान मात्रा यानी कितनी मात्रा में वो देनी चाहिए, और आगे बताया है स्नेहस्य का, यानी निरूह बस्ती के बारे में ये बता दिया। अभी स्नेह बस्ती यानी अनुवासन बस्ती, ठीक है। तो अनुवासन बस्ती का भी मात्रा जो है वो क्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। वह शयने विधि कहा, आगे का प्रश्न है वो जो बस्ती का प्रोसीजर रहेगा उसके लिए रुग्ण को कैसे सुलाना है, उसका शयन कैसे कराना है या उसको लिटाना कैसे है, तो वो विधि के बारे में जो प्रश्न है वो आठवां है। के बस्तियाः, आगे बताया है कौन कौन सी बस्तियां है, यानी विभिन्न रेसिपीज या फॉर्मूले
कौन कौन से है वो पूछा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आपके अनुभव से कौन से फॉर्मूले किस स्थिति में उपयुक्त होते हैं वो पूछा है। 10वां प्रश्न है केशु हिता, यानी किन किन व्यक्तियों के लिए वह कौन कौन सी बस्ती उपयुक्त है। इति इदम श्रुत्वा उत्तरम प्राह वचो महर्षि। तो इस प्रकार ये सब अग्निवेश जी के जो वचन है उनको सुनकर पुनर्वसु आत्रेय जो है वह वचो महर्षि ही, यानी उन्होंने कहा। ठीक है, तो इन प्रश्नों का निराकरण करने के लिए सब आगे का अध्याय का कथन किया गया है। तो ये सभी जो है देखिए, धनेशाय तनस्य इति हिमालयस्य, तो धनेशाय प्रदेश यानी कुबेर कहाँ रहता है, तो हिमालय में रहता है। तो चक्रपाणि दत्त टीका में ये कुछ स्पष्टीकरण हमें बहुत स्पष्ट दया मिलते हैं। बस्ती ही नरेभ्या इत्यादयो 10 प्रश्नाः, तो ये यहाँ से 10 प्रश्न जो है वो चालू हो जाते हैं। सबसे पहले पूछा है नेत्र, नेत्र का अर्थ क्या लेना है, तो नेत्र नलिका यानी बस्ती नेत्र, वो नोजल। ठीक है, किम योनि गुणश्च बस्ती इति अत्र बस्ती बस्ती पूटकाः, कौन से प्राणियों का बस्ती पूटक या बस्ती की योजना बस्ती पूटक जैसी करनी चाहिए। ठीक है, योनि ही प्रभव स्थानम, यानी किन प्राणियों के कौन से योनि में उत्पन्न प्राणी से वह उसकी बस्ती जो है पूटक के तौर पे इस्तेमाल करनी चाहिए इत्यादि। तो ये सभी प्रश्न जो है 10 प्रश्न वो पूछे गए हैं और इनका क्रमशः वर्णन आगे मिलता है। तो ये आप सामने स्लाइड जो देख रहे हैं वही प्रश्नों का अंग्रेजीकरण है या इंग्लिश भाषांतर है। Hearing all these questions, the great sage Punarvasu spoke to answer. Now, here onwards, the answers regarding the relevant questions are addressed. So, consideration before administration of basti. So, पहले प्रश्न का जो है यहाँ पे उत्तर दिया जा रहा है समीक्ष्य, यानी किन किन बातों का विचार करके दी गई बस्ती जो है वो सफल होती है, वह प्रश्न अभी उत्तर स्वरूप पुनर्वसु अत्रेय बता रहे हैं कि समीक्ष दोषौषध देश काल सात्म्य अग्नि सत्वादि वयोबलानि बस्ती ही प्रयुक्तो नियतम गुणाय स्यात् सर्व कर्माणि च सिद्धिमन्ति। तो इसका अर्थ क्या है, तो सबसे पहले किन घटकों का परीक्षण, यानी वातादि है, प्रधान है। औषध, तो औषध जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसकी गुणवत्ता क्या है। तीसरा है देश, यानी कौन से स्थान पे वो रुग्ण रह रहा है। काल, कौन सा काल चल रहा है, कौन सी ऋतु चल रही है। सात्म्य, यानी उस व्यक्ति को या रुग्ण को कौन सा आहार विहार अनुकूल है। छठा प्रश्न है अग्नि कैसी है, यानी उस व्यक्ति के जाति का परीक्षण करना है, वो मंद है, विषम है, तीक्ष्ण है इत्यादि विचार करना। सातवां घटक जो है वो सत्वादि अवस्था। तो ये सत्व शब्द प्रयोग सत्वादि जो है वो मानसिक बल रुग्ण का, व्यक्ति का कैसा है। वयोबल, वह कितना है, वो कौमार है, ठीक है, या फिर वृद्ध है, तरुण है। आगे 9वां घटक बताया है बल, यानी स्ट्रेंथ, ओवरऑल फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में ये बल का विचार करना चाहिए। तो इन सभी विषयों का सम्यक अगर विचार किया जाए तो बस्ती ही प्रयुक्तो नियतम गुणाय स्यात्, जो उसके गुण वर्णन किए हैं वो फॉर्मूले के कब प्राप्त होंगे, जब आप इन घटकों की समीक्षा करके उसका प्रयोग करेंगे तभी सिद्धिमंती, यानी तभी आपको सिद्धि यानी सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, सिद्धि स्थान का नामकरण ही इसलिए है कि सिद्धि माने सफलता, यश। तो सिद्धि स्थान का अध्ययन आप ठीक से करेंगे तो आपको चिकित्सा में यश प्राप्ति अनिवार्य है ना? तो यश आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो चक्रपाणि दत्त इसी बात पे प्रकाश डालते हैं आगे
तो समीक्ष इत्यादि अत्र दोषादयो ये दश परीक्षणीयाः प्रोक्ताः तेषु एव उपकल्पनीयोक्त दोष भेषजादि एकादशकस्य तथा रोगभिषिक्जितयोक्त दश परीक्षस्य अवरोधो व्याख्येयाः अनुक्त अवरोधश्चायं योनि व्यापत्तिक एव अस्माभिः उक्तो अनुसरणीयाः। अभी देखिए चक्रपाणि दत्त स्पष्ट करते हैं कि बस्ती प्रयोग के समय विचारणीय विषयों को स्पष्ट किया गया है। यहाँ जो दोषादि दश परीक्षणीय भाव दिए गए हैं उनमें ही उपकल्पनीय अध्याय में जो एकादश भाव वर्णित है और रोग विषज्जित अध्याय विमान स्थान 8वां अध्याय जो है उसमें वर्णित दश परीक्ष भाव जो है वो समावेशित हो जाते हैं। तो उसी से अंतर्गत जो है भावों का वर्णन यहाँ पे नहीं किया गया है। लेकिन चक्रपाणि दत्त बोलते हैं ये योनि वापत्ति के कारण में यहाँ पे कहा गया है उसको अवरोध कर लेना चाहिए, यानी कि ये पुनरुक्ति दोष नहीं है लेकिन समीक्ष का अर्थ है ज्ञान पूर्वक विचार करके बस्ती देनी का चाहिए। तो ज्ञान पूर्वक कर्म न केवल बस्ती के बारे में लेकिन हर एक चिकित्सा कर्म के बारे में, शोधन कर्म के बारे में आवश्यक है। तो चक्रपाणि दत्त वहां को इसी बात का करते हैं कि दो जगह पे, एक जगह पे एकादश भाव, एक जगह पे दश भाव वर्णन आ गया है, लेकिन फिर एक बार वो बोलते हैं इन भावों का परीक्षण करना चाहिए। तो एक मेथोडोलॉजी के तौर पर इनको हमने एज अ प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर जैसा लेना चाहिए, इसको पुनरुक्ति दोष ना समझे। ठीक है, तो यही घटक यहाँ पे दिए हैं। दोष का परीक्षण औषध, देश, काल, सात्म्य, अग्नि, सत्व, ओक, वय और बल, इनका जो है वह विचार करके ही हमने कर्म जो है आगे का करना चाहिए। तो अभी ये आप स्लाइड देख रहे हैं, बस्ती नेत्र के बारे में अभी चर्चा होगी। ठीक है, तो बस्ती नेत्र का जो प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2, उसका उत्तर यहाँ पे दिया जा रहा है, सॉरी। तो वो किस धातु का होना चाहिए बस्ती नेत्र? तो सुवर्ण रूपी त्रपुत, ताम्र, रीति, कांस्य, अस्थि, शस्त्र, द्रुमवेणुदन्तैः नलय विषाणैः मणिभिश्च तैः नेत्राणि कार्याणि सुत्रिकर्णिकानि। कर्णिका, इसका अर्थ पहले समझ लीजिए। ये जो प्रोजेक्शंस है, ये फर्स्ट कर्णिका है, ये दूसरी कर्णिका है और ये तीसरी कर्णिका है। तो आपको कर्सर दिख रहा है, ऐसा मैं समझ लेता हूं। तो ये फर्स्ट, सेकंड और ये तीन कर्णिका वहां पे होनी चाहिए। इसका प्रयोजन है, यहाँ तक वो गुदा मार्ग में जाती है और ये दो कर्णिकाएं जो है वो बस्ती पूटक इस पद्धति से, ये लेफ्ट साइड का आप चित्र देखिए, इस पद्धति से बस्ती पूटक वहां पे टाई करने के लिए या बांधने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, ये कर्णिकाओं के बारे में और आगे वर्णन किया जाएगा। तो त्रिकर्णिका वहां पे होनी चाहिए। किम अयम अस्य नेत्रम इति अस्य प्रश्नस्य उत्तरम। तो ये जो दूसरा प्रश्न है, किम अयम अस्य नेत्रम, नेत्र किस चीज का बनना चाहिए, किस चीज का होना चाहिए? तो सुवर्ण इत्यादि। त्रपु का अर्थ क्या है? वंग धातु। रीति का अर्थ क्या है? पित्तल, जो अलॉय है। विषाणैहि इति महिषादि श्रृंगैहि, विषाणय का अर्थ श्रृंग से बने हुए। सुकर्णिकान इति सुसमहित कर्णिकानि। तो कुछ लोग त्रिकर्णिकानि ऐसा भी पाठ उसका करते हैं। तो कर्णिका के बारे में देखिए, त्रिकर्णिकत्वम च अग्रे वक्षमाणम। त्रिकर्णिका के बारे में आगे वर्णन आने वाला है, चक्रपाणि दत्त कहते हैं। तो विशेषतया गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, हॉर्न ऑफ अ काऊ और बफेलो, ओके, बोन्स ऑफ द एनिमल्स एंड द थिंग्स लाइक दैट द सेम। जैसा कि बंबू, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या लकड़ी का भी उस प्रकार से उसको आधार बना के या उस प्रकार का आकार बना के सुसमहित उसको बना के इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे वो नलय ही विषाणय ही मणिभिश्च,
इस प्रकार से अदर कुछ मटेरियल भी प्रायः ये यूज किए जाते हैं या इसका वह बनना चाहिए। अभी आगे जो उसके डिटेल्स है ये सभी उसके मेजरमेंट्स है बस्ती नेत्र की। तो जो तीसरा प्रश्न है विशेषतः नेत्र की लंबाई, आकृति एवं गुण क्या होने चाहिए, उसका वर्णन इस 8वें से 10वें श्लोक में किया जा रहा है। तो फॉर द पेशेंट ऑफ द एज 6, 20 एंड 12, तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन किया गया है। द लेंथ ऑफ द नोजल शुड बी 6, 12 एंड 8। तो ये एक पद्धति का हमें मेजरमेंट दिया है, हमने इसको गाइडलाइन के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। 6 वर्ष के बालक को 6 अंगुल, 20 वर्ष के युवक को 12 अंगुल और 12 वर्ष के जो व्यक्ति रहेगा उसके लिए 8 अंगुल लंबा बस्ती नेत्र इस्तेमाल होना चाहिए। ये लंबाई के बारे में कह दिया। अभी उसके कैलिबर जो है, उसका जो छिद्र है उसके बारे में वर्णन किए जा रहे हैं। और यह छिद्र जो है वो अग्रभाग का है, क्योंकि जैसा आपने इसके पहली स्लाइड में देखा कि वो बेस की ओर जो है वह ज्यादा उसकी चौड़ाई रहेगी और जो गुदा में जाने वाला भाग है, एनल रूट में जाने वाला भाग है, उसकी चौड़ाई जो है वो कम रहेगी। मराठी में हम कहेंगे इसको, तो वो आगे जाते हुए ऐसा वो निमुड़ता हो तो हड़बड़। ओके, सो वो जो है वो रुजु होता जाता है अग्रभाग। तो ये अग्रभाग है और ये पार्श्व भाग है। तो अग्रभाग में जो ये मेजरमेंट रहेंगे, कैलिबर रहेगा इस छिद्र का, ठीक है, उसके बारे में आगे बता रहे हैं। तो 6 अंगुल लंबी नेत्र के अग्रभाग कैसा होना चाहिए, जिसमें मूंग जो है, मूंग यानी ग्रीन ग्राम आसानी से प्रविष्ट हो जाए और निकल जाए। तो इसकी उतनी कैलिबर जो है उस छिद्र का होना चाहिए। 12 अंगुल वाली लंबी जो नेत्र है या बस्ती नेत्र है उसका अग्रभाग कैसा होना चाहिए, तो छोटी बेर की गुठली उसमें प्रविष्ट हो जाए। और 8 अंगुल बस्ती नेत्र जो है उसका अग्रभाग जो है वो शुष्क मटर यानी सूखा मटर जो है, कलाई जो है, उसमें प्रवेश कर सके, इस पद्धति का होना चाहिए। ठीक है, अभी इसके और कुछ डिटेल्स बताते हैं। आकृति के बारे में अभी चर्चा होगी। लंबाई हो गई, उसका कैलिबर जो है छिद्र हो गया, उसका कैसा मूल अग्रयो हो, अग्रभाग का जो मूल है वो कैसे होना चाहिए वो देखिए। रुजुनी गोपुच्छ समाकृतिनी श्लक्षणानि च स्युः गुड़िका मुखानी। तो देखिए स्पष्टतया आकृति का भी वर्णन किया है कि वो गोपुच्छाकार होना चाहिए। गोपुच्छ यानी गाय की पूंछ। तो गाय की पूंछ जिस पद्धति से बेस में चौड़ी होती है और जैसे जैसे वो अग्रभाग में जाती है वो क्या हो जाती है, रुजु हो जाती है, उसकी चौड़ाई कम होती जाती है, वैसे होने चाहिए। ठीक है, तो आगे जाएंगे, वहां पे वो वर्णन आता है। अभी यथा अवयव अंगुष्ठ कनिष्ठकाभ्याम मूल अग्रयो सिहु परिणामहन्ति, आगे है वर्ती अपिहितानि चैव। तो यहाँ पे क्या वर्णन है कि जो अग्रभाग है जिसका हमने अभी वर्णन किया वो कितने कैलिबर का होना चाहिए उसके बारे में ही बताते हैं कि नेत्र के छिद्र को कपड़े की वर्ती से बंद करके रखना चाहिए जिससे उसमें कीट आदि का प्रवेश ना हो। तो देखिए बहुत ही प्रैक्टिकल बात बता दी। जब भी उसका यूज नहीं होगा तो वहां पे वो जो छिद्र है वह बंद करके रखना चाहिए वर्तिका से। नेत्र का ऊपरी भाग जो है यानी जिसे बस्ती दी जाने वाली है वो अंगूठे के बराबर तथा अग्रभाग की कनिष्ठिका के बराबर होना चाहिए, यानी उसका बेस जो है वो अंगूठे जितना मोटा होना चाहिए और उसका अग्रभाग जो है वह कनिष्ठिका यानी आपकी जो लिटिल फिंगर है उसके जितनी बराबर मोटी होनी चाहिए। और आगे बताते हैं रुजुनी यानी वो सीधा होना चाहिए, गाय के पूंछ समान आकृति वाला होना चाहिए, अर्थात ऊपर मोटा और अग्रभाग पतला। आगे बताता है श्लक्षणानि यानी बिल्कुल ही सॉफ्ट चिकना, और नेत्र मुख यानी जो ओपनिंग है वह गोली के समान आकार वाला होना चाहिए। स्यु गुड़िका मुखानी यानी ये जो है बिल्कुल ही गोलाकार होना चाहिए।
ठीक है, ये ब्लंट होना चाहिए ताकि इंसर्ट करते वक्त वहां पे उसका कोई भी जख्म या स्क्रैच वो ना करे, इस प्रकार उसका आकृति होनी चाहिए। आगे बताया है कर्णिका के बारे में, तो कर्णिका कैसी होनी चाहिए, तो नेत्र के चतुर्थ भाग यानी आगे के 1/4 भाग में एक कर्णिका उभार जैसी बनानी चाहिए और 2 कर्णिकाएं बस्ती पुटक बांधने के लिए। जो हमने अभी देखा कि एक जो है वो कहाँ तक इंसर्ट करती है वैसे, और ये जो 2 है वो बस्ती पुटक बांधने के लिए। बस्ती पुटक यानी बस्ती द्रव्य भरा हुआ पुटक यहाँ पे इस आकृति में आप देख रहे हैं। ठीक है, आगे जाते हैं। तो देखिए आज जो बस्ती नेत्र इस्तेमाल किया जाते हैं वो अलग अलग पद्धति के हैं। यहाँ पे आप मेटल का देख रहे हो, ये प्लास्टिक के भी इस साइज के आते हैं। ठीक है, नीचे जो प्लास्टिक बैग आप देख रहे हो वो बस्ती पुटक है, यानी जहाँ पे बस्ती द्रव्य जिसमें भरा जाएगा। और ये जो आप कॉटन थ्रेड्स या गॉज देख रहे हैं, ये जो कॉटन बैंडेज है एक्चुअली, ये टाई करने के लिए आप रस्सी जैसा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और आप सिंपल रबर कैथेटर जो है वो भी आप रुग्ण के वय के अनुसार उसको 16 to 18 साइज का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बस्ती नेत्र आज के लिए हम कैथेटर भी बस्ती नेत्र जैसा इस्तेमाल कर सकते। अभी ये विस्तार से बहुत ही 8वें और 9वें श्लोक के ऊपर टीका है जिसका अर्थ हम लगभग समझ चुके हैं, इसलिए हम आगे बस्ती पुटक की ओर बढ़ते हैं। तो श्लोक क्रमांक 10 से 11 तक बस्ती पुटक का वर्णन हमें आता है। तो बस्ती पुटक यानी जिसमें बस्ती द्रव्य भरा जाएगा। देखिए बस्ती पुटक का वर्णन करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब आप इस्तेमाल करते हैं या एनिमा पॉट इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही हाई प्रेशर से बस्ती द्रव्य जो है रुग्ण के शरीर में प्रवेश कर जाता है। कभी कभी अगर उतना अनुभवी व्यक्ति नहीं है, थेरेपिस्ट या डॉक्टर नहीं है, तो बहुत वो जो दोष है यानी बहुत ही धीरे धीरे देता है, बहुत गति से देता है, ये दोष उसमें आ जाते हैं। तो इसलिए आप अगर बस्ती पुटक इस्तेमाल करें तो बस्ती पुटक कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये प्लास्टिक बैग सपोज आज के का युग में हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक हाथ जो है वो नीचे रहेगा, पाम, लेफ्ट पाम सपोज, और राइट पाम से ऊपर से हम धीरे धीरे उसको प्रेशर देंगे तो बहुत ही आसानी से और सहजता से वो बस्ती द्रव्य जो है वो उसी स्पीड से अंदर प्रवेश करेगा। ये उसका तात्पर्य या हेतु है। तो आगे जाएंगे बस्ती पुटक की ओर। बस्ती पुटक क्या है, तो बस्ती द्रव्य जिसमें हम भरते हैं उसको बस्ती पुटक कहते हैं। ठीक है, तो ये चौथा प्रश्न जो है उसको एड्रेस किया है इसमें, और विशेषतया बस्ती पुटक के बारे में बताया है। जारद गवो महिषहारिणौ वा स्यात् छौकरो बस्ती रजस्य वापि दुर्ढस्तनुष्ट शिरो विगंधाः कषाय रक्ताः सुमृदु सुशुद्धाः नृणां वयो वीक्ष यथानुरूपम नेत्रेषु योजस्तु सुबद्ध सूत्राः। तो बिल्कुल कौन कौन से प्राणियों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो उस बस्ती पुटक के निर्माण के लिए यहाँ पे जारद यानी वृद्ध, गवा यानी बैल, तो ओल्ड ऑक्स, भैंस यानी बफेलो, हरिन, सुअर, बकरी, इनके बस्ती यानी इनके मूत्राशय का, यूरिनरी ब्लैडर का प्रयोग करना चाहिए। अथवा इस कार्य हेतु जो दृढ़, पतला, सीरा रहित, दुर्गंध रहित बस्ती है उसका ही इस्तेमाल करना चाहिए। इस बस्ती को क्वाथ इत्यादि के प्रयोग से रक्त वर्ण का बना ले तथा मृदु व शुद्ध कर ले, अर्थात यह मुलायम साफ सुथरा होना चाहिए। रोगी के वय के अनुसार नेत्र व बस्ती को लेकर बस्ती पुटक से संयोग करना चाहिए, अर्थात बस्ती नेत्र को बस्ती पुटक से जोड़े, इसके बाद उसको अच्छे धागे से बांधना चाहिए। सुबद्ध सूत्रा। तो संपूर्ण प्रक्रिया यहाँ पे वर्णन कर दी। केभ्याश्च किम योनि गुणश्च बस्ती ही इति अस्य उत्तरम। तो ये जो चौथा प्रश्न है
उसका उत्तर है, ऐसे चक्रपाणि दत्त कहते हैं। तो जारद गवाह वृद्ध गोगवाह, तो वृद्ध ऐसे होना चाहिए वो, जिसमें वो बस्ती जो है वो बहुत विस्तार से या ठीक से बंद उसका होगा। बस्ती इति ही, बस्ती शब्द से मूत्राशय पुटकम यूरिनरी ब्लैडर। नष्ट सिर इति समुद्रत सिरांतति, सिरा संतति, यानी अगर सिराएं ज्यादा है तो जब वो इस्तेमाल किया जाएगा सूख जाएगा तो वहां से लीकेज के चांसेस होते हैं, इसलिए वो सिरा उसमें ज्यादा नहीं होनी चाहिए या बड़ी नहीं होनी चाहिए। विगताः पूतिगंधो यस्य स विगंधाः, उसमें गंध यानी दुर्गंध जो है बिल्कुल ही नहीं आनी चाहिए। तो कषाय रक्त, ये जो उसका रंग वर्णन किया है, इसलिए कषाय भावनाया रक्तिकृता। वैसे चमड़े का जो व्यापार करते हैं या आपने देखा होगा कभी कभी, तो उसको उस चमड़े को कमाया जाता है कुछ रंगों की प्रक्रिया करते हुए, और कषाय यानी कसैला यानी गेरुआ रंग का वो उसको बनाया जाता है। वैसे ही भावना यहाँ पे अपेक्षित है। वयोवीक्ष यथानुरूपम इति वयोभेदेन यथोक्तेन यो बस्तीः यस्य उचित प्रमाणो भवति स तस्य नेत्रे निबंधनीयाः, यानी बस्ती नेत्र उसको जो इस्तेमाल करना है वह वय के अनुसार, जैसे थोड़ी देर पहले वर्णन हो चुका है, वह बस्ती नेत्र उसमें बंधन करना चाहिए। सो एतेन केभ्यः को बस्ती इति अस्य उत्तरम भवति। तो यहाँ पे केभ्यः को बस्ती, ये जो प्रश्न है उसका उत्तर दिया गया है। तो चक्रपाणि दत्त जी की टीका के बाद ये देखिए, आपको ये चित्र जो है वो ट्रांसलेशन के स्लाइड में हेतु पुरस्सर यहाँ पे डाले गए हैं। तो बस्ती पुटक, ये प्लास्टिक बैग भी इस्तेमाल की जाती है इस प्रकार से, और उसको भरने के बाद ये जो कॉटन बैंडेज है वो टाई के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और आजकल जो बस्ती पुटक के उसको ऑप्शन, ये एनिमा पॉट अवेलेबल है, तो इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। आगे जाएंगे 12वें श्लोक की। बस्ते अलाभे प्लवजो गलो वा स्याद अंकपादाः सुघनाः पटो वा। तो अगर ऊपर के प्राणियों की बस्ती अगर प्राप्त नहीं होती है तो प्लवज इति प्रसेवक गलाः पक्षी प्लव इति ख्याताः अंकपादाः चर्मचटकाः तस्य चर्म ग्राह्यम बस्ती ही अर्थम। तो ऑप्शन भी 12वें श्लोक में स्पष्टतया दिया जाता है कि अगर आपका ऊपर के जो है वो अगर आपको नहीं प्राप्त होते हैं चीजें, तो आपको इस्तेमाल करने चाहिए कुछ और ऑप्शंस। बस्ते हैं अलाभ, तो वो कौन से हैं? निर्दिष्ट पशुओं का मूत्राशय अगर आपको प्राप्त नहीं होता है तो प्लव यानी वन काइंड ऑफ एक्वेटिक बर्ड, प्लव जो है वो, ठीक है। 12वां श्लोक का दूसरा लाइन देख रहे हैं, जिसको जल मुर्गा या जल मुर्गी भी कहा जाता है, अथवा जमगादड़, यानी आगे जो बताया है अंकपाद यानी जमदागड़, इनके चमड़े का ग्रहण कर सकते हैं। और आगे और अच्छा एक सिंपल ऑप्शन बताया है, सुगना पटोवा। तो घन यानी बहुत गाढ़ा मोटा ऐसा जो कपड़ा है उसको सिलाकर आप उसका बस्ती पुटक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नोट लिखा है, देखिए, प्रेजेंटली प्लास्टिक बैग्स आर इन यूज एज अ ऑप्शन ऑफ बस्ती पुटक, तो वह हम देख चुके हैं पहले। अभी आगे जाते हैं, प्रशस्त काल। प्रशस्त काल कौन सा है, तो उसकी चर्चा यहाँ पे की जा रही है 5वें प्रश्न की। तो विशेषतया निरूह कल्पाः, निरूह बस्ती की योजना कैसे की जाती है, तो उसका यहाँ पे समाधान उस प्रश्न का पुनर्वसु अत्रेय कर रहे हैं। आस्थापनार्हम पुरुषम विधिज्ञाः समीक्ष पुण्ये अहनि शुक्ल पक्षे प्रशस्त नक्षत्र मुहूर्त योगे जीर्णान्नम
एकाग्रम उपक्रमे। तो प्रशस्त काल कौन सा है बस्ती के लिए, विशेषतः निरूह बस्ती के लिए, उसका एक इन जनरल यहाँ पे दृष्टिक्षेप डालते हुए अत्रेय महर्षि हमें बताते हैं। विशेषतया बस्ती कल्पना के जानकार चिकित्सक को निरूह बस्ती या आस्थापन बस्ती के योग्य पुरुष का सम्यक विचार करके वो अर्ह है कि नहीं ये पहले जानना चाहिए। आगे बताया है विधित न्याहा, जिसको बस्ती कैसे देनी है वह सुचारू रूप से पता है, ऐसे चिकित्सक ने समीक्ष यानी वह सब समीक्षा करके जो दश भाव पहले बताए हैं, पुण्य अहनी यानी पुण्य यानी शुभ दिवस पर, वह कौन सा शुभ दिवस है, शुक्ल पक्ष का, हा? और प्रशस्त नक्षत्र, नक्षत्र यानी कल्याणकारी नक्षत्र है, शुभ मुहूर्त है, शुभ योग है, ऐसे देखकर, और एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल बात बता दी, जीर्णान्नम, तो इसका अन्न जो है वो पच गया है, यानी कभी भी निरूह बस्ती जो है वो खाने के तुरंत बाद नहीं देनी है। ठीक है, तो निरूह बस्ती एम्प्टी स्टमक देनी चाहिए या खाली पेट देनी चाहिए, और अनुवासन बस्ती जो है वो कुछ खाकर ही देनी चाहिए या खाने के बाद ही देनी चाहिए। तो ये रूल है या स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर, नियम है ये। और आगे बताया है एकाग्रम उपक्रमे, तो एकाग्र क्या होना चाहिए, मन। तो रुग्ण और वैद्य या उपस्थाता, इनका मन एकाग्र होने की आवश्यकता है, और ऐसे ही स्थिति में हम जो है वह बस्ती की योजना करनी चाहिए। ठीक है, आपको अगर प्रश्न आते हैं तो आप चैट बॉक्स में डालते जाइए, लास्ट 10 मिनट में हम इसका समाधान करने का प्रयास करें। इससे आगे जो है वो निरूह बस्ती जो है वो कैसे देनी चाहिए एक्चुअली, उसका वर्णन आता है। तो सबसे पहले तो निरूह बस्ती प्रोसीजर, एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन जो है रुग्ण के शरीर में बस्ती का प्रवेश कराना, वो बाद में आता है। उससे पहले हमें वो निरूह बस्ती का प्रिपरेशन करना होता है। देखिए अनुवासन बस्ती के लिए बिल्कुल सिंपल है, आपको जो भी ऑयल, मेडिकेटेड ऑयल है या प्लेन ऑयल है, उसको गुनगुना करना है, हॉट वाटर बाथ में रख के, और उसको आपने इस्तेमाल करना है उस प्रमाण में जो आपको अपेक्षित है। लेकिन निरूह बस्ती के लिए घटक द्रव्य जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी उसमें शहद होता है, सैंधव होता है, कुछ कल्क भी होते हैं, प्रक्षेप द्रव्य होते हैं, और फिर क्वाथ, स्नेह, ये भी होते हैं। तो उसका क्रम कैसा होना चाहिए, उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए इत्यादि वर्णन करते हुए 13वें से 20वें श्लोक में ये प्रिपरेशन और एडमिनिस्ट्रेशन इकट्ठा बता दिया है। सबसे पहले बला, गुडुचि, आंवला, हिरड़ा, बेहड़ा, रासना, दोनों प्रकार के पंचमूल यानी दशमूल आ गए इसमें। ये प्रत्येक ही एक एक पल यानी 10-10 ग्राम लेना चाहिए। मदन फल 8 संख्या में लेने चाहिए। बकरे का मांस 50 पल, और इन सभी द्रव्यों को यवकूट करके यानी पृथु चूर्ण उसका बना के, फिर उसको एक पात्र में लेके उसको संयुक्त मान का 4 गुना यानी जो टोटल उसकी क्वांटिटी होगी उसका 4 गुना जल डाल के उसका क्वाथ तैयार करना चाहिए। और वो कितना बाकी रखना है, 1/4 चतुर्थ शेषम, और चतुर्थांश शेष रहने के बाद अग्नि पर से उतार कर उसको स्वच्छ वस्त्र से छाना चाहिए, यानी उसको फिल्टर कर ले। देखिए ये हो गया क्वाथ तैयार। और फिर इस क्वाथ में अजवायन, मदनफल, बेल, पुष्प, वचा, सौंफ, मुस्ता, पिपली, इनका एक एक कर्ष, ठीक है, इतना डालना चाहिए। एक एक पल का मैंने आपको अर्थ बताया 10-10 ग्राम, तो एक पल का अर्थ 10 ग्राम नहीं 40 ग्राम होना चाहिए, और एक एक कर्ष का अर्थ हो 10-10 ग्राम। तो फिर ये कल्क द्रव्य है, इनको मिलाना चाहिए। और फिर कल्क कैसा होना चाहिए, तो महीन यानी फाइन पाउडर होनी चाहिए। फिर इसके साथ कल्क जो है वो क्वाथ में गुनगुनी अवस्था में मिश्रित करके फिर उसमें दोषे के अनुसार गुड़, मधु, घृत तेल
जो आवश्यकता है, फॉर्मूला है, आपको जो जो दोषों की प्राधान्यता के अनुसार द्रव्य आपको इस्तेमाल करने चाहिए वो मिला ले, और उसका प्रमाण जो है वो बताते हैं। गुड़ 1 पल यानी 4 तोला यानी 40 ग्राम होनी चाहिए। घृत प्लस तेल आपको 16 तोला यानी 160 ml लगभग होने चाहिए। सैंधव और मधुर जो है उसकी मात्रा जो है वो फिक्स नहीं बताई है, वो आपके अनुभव के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार उसमें आप मिला दें। और सभी द्रव्यों को इकट्ठा मथनी के साथ बस्तव मथितम खजेन, तो ये पद्धति से उसको इकट्ठा मिलाना है। मथनी यानी जिसे हम चर्नर कहते हैं, या मराठी में हम रवि कहते हैं, आगे मैंने कहा उसको दिखाया है, देखिए ये चर्नर है, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर जो है वो आगे हम देखने जा रहे हुए, सीक्वेंस भी देखने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ जो है वर्णन उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले एट ए ग्लास सब प्रोसीजर बता दी है, और फिर इसको अच्छे से मथ के आपने उसको बस्ती पूटक में भरना है, और फिर नेत्र के मूल भाग को बस्ती पूटक के छिद्र में फिक्स करना है, और फिर उसके जो बस्ती पूटक में वायु है, बस्ती नेत्र में वायु है, उसको निकाल के नेत्र द्वारा उसको दबा के बाहर निकाल दे, और बस्ती पूटक जो है उसको दबाकर नेत्र तक औषध को भर दे, और फिर बस्ती नेत्र को जो छिद्र रहेगा उसको अंगूठे से दबाकर रख दे। तो ये हो गई संपूर्ण बस्ती पूटक का बस्ती नेत्र के साथ उसको बांधना है, उसमें से हवा या वात जो है वो निकाल देना है, ये सब तैयारी हो गई। और फिर उसके बाद जो है तैलाक्त गात्रम कृतमूत्र विटकम, ये जो है वो सब पेशेंट की तैयारी या व्यक्ति की तैयारी, आतुर की तैयारी है। जिसे आपको बस्ती देनी है उसका अभ्यंग और स्वेदन कराएं, और फिर मलमूत्र इत्यादि का त्याग करने के बाद उस व्यक्ति को लिटाए, और उसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए, वो अत्यधिक भूखा भी नहीं होना चाहिए, और फिर उसको चारपाई पे सुला दे, और वो चारपाई जो है उसका बेस जो है वो समतल होना चाहिए, और सिर को थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे शयन स्थान पे उसको सुलाए, और फिर लेफ्ट लैटरल पोजीशन रोगी को लेने चाहिए, और शरीर को सीधा रखे, लेफ्ट हैंड का जो है वो तकिया बना दे, और फिर रोगी को बाएं करवट की स्थिति में बाएं पैर को यानी लेफ्ट लेग को सीधा रखना है, और राइट लेग को थोड़ा सा मोड़ना है। तो आपको ये जो पोजीशन है लेफ्ट लैटरल पोजीशन बस्ती के लिए, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास मैंने किया है इस स्लाइड में। तो ठीक है, तो ये भी लेफ्ट लैटरल पोजीशन आपने समझ सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा देखिए, ये लेफ्ट लेग जो है वो सीधा है, और राइट लेग जो है वो फोल्ड किया हुआ है, और यहाँ पे तो नहीं लिया है, लेकिन लेफ्ट लेग जो है वो तकिए जैसा लेना चाहिए, और राइट हैंड जो है, सॉरी लेफ्ट हैंड जो है वो तकिए जैसा लेना चाहिए, और राइट हैंड जो है वो सीधा रख सकते हैं आपके इच्छा के अनुसार या रुग्ण की इच्छा के अनुसार। इस पद्धति से जो है वो बस्ती विधि जो है उसकी तैयारी आपने करनी चाहिए, तो ही बस्ती जो है वो बहुत आसानी से आप उसकी कर सकते हैं। अब देखिए, ये आगे जो है वो सीक्वेंस ऑफ रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नोजल बता, यानी आप अगर वो बस्ती नेत्र जो है वो ठीक से आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हो, उसका जो इंसर्शन है, बस्ती का एडमिनिस्ट्रेशन है, या बस्ती नेत्र का एक्चुअली वो ठीक से नहीं करते हैं, तो बस्ती दोषयुक्त या सदोष हो जाती है। इसलिए यहाँ पे जो 20 नंबर से 23 तक ये बस्ती के दोष बताते हैं, इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बस्ती। तो सबसे पहले तिर्यक प्रणित, अगर तिर्यक प्रणित यानी तिरछा आप बस्ती नेत्र गुदा में प्रवेश कराते हो, तो बस्ती पूटक के क्वाथ इत्यादि द्रव्य जो है वो ठीक से प्रविष्ट नहीं हो पाते। दूसरा दोष बताते हैं, बस्ती नेत्र अगर गुदा में आप प्रवेश कराते समय इधर उधर हिल जाए, तो निर्धारित स्थान पे वह बस्ती द्रव्य नहीं जाता, या गुदा में व्रण भी हो सकता है। तीसरा दोष वो बताते हैं, यदि बस्ती पूटक को धीरे से दबाते हैं तो बस्ती द्रव्य जो है वो निर्धारित स्थान पे नहीं पहुंचता है, तो एनल कानाल में ही रह जाएगा, रेक्टम तक या कोलॉन्स तक नहीं जाएगा।
तो अत्यधिक जोर से अगर दबाते हैं, चौथा बताते हैं, तो बस्ती द्रव्य गले तक, यानी वो कोलॉन को पार करके भी आमाशय या आमाशय से भी गले तक आ सकता है। इसलिए उसको बहुत धीरे से ना दबाए, बहुत स्लोली भी ना दबाए। छठा बस्ती नेत्र दोष बताते हैं, यदि अति उष्ण क्वाथ का आप बस्ती में प्रयोग करते हो, बस्ती दोष है ये, तो शरीर में जलन यानी बर्निंग सेंसेशन और फेंटिंग उत्पन्न, विदाह मूर्छाम च कुर्यात् अतिमात्रम उष्णाः, ये इस्तेमाल हो, ये दोष हो जाते हैं। सातवां दोष बताया है, यदि बस्ती द्रव्य अत्यधिक स्निग्ध हो जाए, स्निग्धो अति जाड्यम पवनम, तो इससे जाड्य यानी शरीर में जड़ता आ जाती है। यदि बस्ती द्रव्य अत्यधिक रुक्ष होता है, तो इससे क्या होता है, रुक्षाः तनु अल्प मात्राः लवनस्तु अयोग पवनम तु रुक्षाः, यानी इससे क्या होता है, वात दोष बढ़ता है। तनु यानी अत्यंत पतला, अल्प यानी प्रमाण में कम, नमक रहित यानी जिसमें सैंधव नहीं है, ऐसी बस्ती दी जाए तो अयोग के लक्षण हो जाते हैं, यानी बस्ती अपना कार्य जो है वो ठीक से नहीं करती, अयोगम। ठीक है, आगे है, करोति मात्राभ्य अधिको अतियोगम क्षामम तु सांद्राः सुचिरेण चैति। तो यदि बस्ती अत्यधिक सांद्र यानी ज्यादा गाढ़ी है, तो गाढ़ी बस्ती का प्रयोग करने पे पुरुष पुरुष में अगर हम करते हैं, वो देर से वापस लौटती है। अगर आप अत्यधिक गाढ़ा हो तथा पुरुष पुरुष में आप देते हो, तब वह देर से वापस आती है। ठीक है, तो 12वां दोष बताया है, यदि बस्ती के घोल में आप नमक अधिक डाल देते हो, तो देखिए यहाँ पे बताया है, लवनो अति कुर्यात् तस्मात्, तो अगर सैंधव ज्यादा हो गया तो वह दी गई बस्ती जो है वो शरीर में क्या करती है, दाह और अतिसा, ये दो दोष उत्पन्न करती है। इसलिए क्या करना चाहिए, सब सुयुक्तम तस्मात् सुयुक्तम समम एव दद्यात्, यानी आपने विधि पूर्वक जो निर्धारित मात्रा की है, उसी द्रव्यों को उचित मात्रा में संयोग करके ही आपने उसको बस्ती देनी है। तो यहाँ पे भी चित्र में दिखाने का आपको प्रयास किया है कि बस्ती पूटक इस पद्धति से आप ट्राई करें, तो इससे ज्यादा यानी फास्ट और वेरी स्लो इस प्रकार से बस्ती नहीं जाती है। रुग्ण को वो बस्ती द्रव्य शरीर में प्रवेश कराने से पहले, बस्ती पूटक आपने भरने से पहले ही उसका जो टेम्परेचर है उसको आपने जांचना है, और अगर आपने ग्रंथोक्त जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर है उसको फॉलो किया है, तो बस्ती दोष जो है बिल्कुल ही उत्पन्न नहीं होते। तो आपका व्याख्यान हम यही समाप्त करते हैं। आगे की जो चीजें हैं वो हम दूसरे व्याख्यान में देखेंगे। धन्यवाद। आपके प्रश्न अगर है तो